हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है पार्ट 4 क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो लास्ट क्लास में अपन ने पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ लिया था, है ना, वो अपना लास्ट पार्ट था। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक्स। तो अभी तक अगर लास्ट पार्ट नहीं देखा है बेटा तो लास्ट पार्ट जाके देखिए, लास्ट क्लास देखिए, ताकि ये वाली क्लास आपको और अच्छे से समझ में आए। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो आज अपन क्या करने वाले हैं बेटा, आज अपन पढ़ने वाले हैं अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑन पीपीसी। चलो उससे पहले जरा 2 मिनट अपन इस पीपीसी कर्व पे चलते हैं, ताकि मैं आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझा सकूं। बेटा ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। मतलब इतने अपने पास में क्या है बेटा, रिसोर्सेज हैं। ये इतने अपने पास में क्या है, रिसोर्सेज हैं। और अपने पास गिवन टेक्नोलॉजी है, यानी अपनी टेक्नोलॉजी में क्या नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से कोई भी अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स ये लास्ट क्लास में समझाए थे, जितने भी पॉइंट्स ये इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे है, ये अटेनेबल है। अटेनेबल का मतलब होता है अचीवेबल, यानी अपन इतनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। चाहे मैं ये पॉइंट ले लूँ, ये ले लूँ, ए बी सी डी ई, इस कर्व पे मैं कोई सी भी अगर मैं ले लूँ तो वो कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन अपन कर सकते हैं। इतने रिसोर्सेज और उस तरह की टेक्नोलॉजी है अपने पास, ये दिखाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे भी है पॉइंट तो ये भी अपन अटेन कर सकते हैं। भले ये अंडर यूटिलाइजेशन है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, लेकिन इसे भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो पॉइंट जो पीपीसी कर्व के बाहर हैं, जैसे कि ये एफ हो गया, ठीक है, एक में इधर जेड ले लेता हूं, ये जो पॉइंट्स हैं बेटा ये पीपीसी लाइन के बाहर हैं, ये अनअटेनेबल पॉइंट्स हैं। यानी अपन इतने लेवल की, इतने तक की अपन प्रोडक्शन नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन है ना तो अपने पास उतने रिसोर्सेज है, या ना तो अपने पास में उतनी टेक्नोलॉजी है। तो फिर यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर अपन कैसे उस पॉइंट को अटेन कर सकते हैं। बेटा उस पॉइंट को अटेन करने के लिए फ्यूचर में क्या होना चाहिए, या तो अपने पास में रिसोर्सेज बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, या तो अपने पास में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाना चाहिए। तो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपन फिर इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। लेकिन करंट के टाइम में देखा जाए तो अपन अभी इन पॉइंट्स को अटेन नहीं कर सकते जो पीपीसी कर्व के बाहर होते हैं, है ना। आई थिंक समझ में आया होगा। अटेनेबल का मतलब अचीव करना। आ जाओ अब देखते हैं, अब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अटेनेबल, ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी, बोला था ना सारे पॉइंट्स जो कि पीपीसी कर्व पे हैं या उसके अंदर हैं, इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्नोलॉजी। अपने पास जो अभी रिसोर्सेज हैं, अपने पास में अभी जो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके अपन क्या कर सकते हैं, उस लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट को अपन अचीव कर सकते हैं, है ना। थस एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री लाइन और विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन is a point that shows attainable combination of output of two goods, ठीक है। वो जितने भी गुड्स हैं, वैसे तो अपन मिनिमम 2 गुड्स लेके चलते हैं पीपीसी में, तो उन दोनों गुड्स का उस लाइन के ऊपर कोई भी कॉम्बिनेशन हो अपन वो अचीव कर सकते हैं, अपन वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बेटा एनी पॉइंट आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कोई भी अगर लाइन, ये जो प्रोडक्शन है मतलब जो भी लाइन है, जो भी पॉइंट है, अगर आपके पीपीसी कर्व से कैसा है बेटा, ये अगर आपका पीपीसी कर्व है उसके बाहर है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये आपका अनअटेनेबल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, ये आपका अनअटेनेबल पॉइंट है। इस कॉम्बिनेशन को आप अचीव नहीं कर सकते। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑफ 2 गुड्स, द रीजन इज आपके पास बेटा उतने क्या नहीं है, आपके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है, या तो ठीक है, या तो आपके पास उस लेवल की क्या नहीं है, आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है बेटा, शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस वाले सेक्शन में अपन देखेंगे कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कब शिफ्ट हो जाता है आगे तरफ, है ना। चलो आ जाओ। तो द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विल शिफ्ट और रोटेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। चलो सबसे पहला कंडीशन क्या है बेटा, चेंज इन रिसोर्सेज। अगर आपके रिसोर्सेज बेटा इंक्रीज हो जाते हैं, होता है ना, आपकी जो क्या बोलते हैं, आपके गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो क्या करता रहता है बेटा, रिसोर्सेज ढूंढता रहता है। तो अगर क्या होता है,
अगर रिसोर्सेज मिल जाते हैं कहीं पे तो उससे क्या होगा बेटा, आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब आपके पास में और रिसोर्सेज आ गए ना बेटा, तो अब आप और ज्यादा क्या कर सकते हो, अब आप और ज्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हो। आ जाओ, तो चेंज इन रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, इफ रिसोर्सेज are increased we can produce more of both the goods, accordingly PPC shift to the right as shown in the figure। तो क्या होगा बेटा, अगर आपका क्या हो रहा है, अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो इससे पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा मतलब अब आप क्या कर सकते हो, आप दोनों गुड्स के और पॉसिबल कॉम्बिनेशन की आप क्या कर सकते हो बेटा, प्रोडक्शन कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर क्या हो रहा है बेटा कि मान के चलो ठीक है रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे, अगर रिसोर्सेज नहीं भी बढ़ रहे ना तो भी आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कैसे? जैसे कि बेटा आप यहाँ पे दो गुड्स लेके चल रहे हो, एक हो गया आपका Y और एक हो गया आपका X। एक Y हो गया और कौन हो गया X। अब हुआ क्या कि जो X की प्रोडक्शन है ना, X की प्रोडक्शन के लिए जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई बेटा, इंप्रूव हो गई। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई या टेक्नोलॉजी क्या हो गई, अपग्रेड हो गई। जैसे ही टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, एडवांस हो गई, तो क्या होगा, अब कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगी किसकी, वाई की, सॉरी किसकी, एक्स की। तो देखो यहाँ पे इसकी टेक्नोलॉजी में क्या हुआ बेटा, प्रोडक्शन मतलब हो गया, बढ़ गई इसकी गिवन टेक्नोलॉजी। तो देखो अब और कम रिसोर्सेज में एक्स की प्रोडक्शन कैसी होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो किस तरफ शिफ्ट हो गया बेटा, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। आ जाओ, तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स। तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्स विद द सेम रिसोर्सेज। क्योंकि एक्स की प्रोडक्शन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी थी ना, वो टेक्नोलॉजी क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। मतलब कि जैसे ही टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो कम से कम रिसोर्सेज में और ज्यादा क्या होने लगती है बेटा, प्रोडक्शन होने लगती। तो सेम यहाँ पे वही हो रहा है। अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड रोटेट। तो पीपीसी क्या हो जाएगा बेटा, रोटेट हो जाएगा। ये जो आपकी ये वाली जो एक्स एक्स मतलब ये वाली जो आपकी एक्स मतलब एक्सेस है, इस पे आपका जो गुड्स क्या है, एक्स है। यहाँ पे आप देखोगे तो बी से काय पे पहुंच गया बेटा, B1 पे पहुंच गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो प्रोडक्शन है गुड्स एक्स की वो बढ़ चुकी है। किसके वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब और एफिशिएंट हो गई है। ठीक है, अगर अभी लेटेस्ट देखा हो तो तुम्हें अगर पता चला हो, वो आजकल क्या ब्रिक बनाने की मशीनें भी आ गई। तो अब क्या होगा बेटा, ब्रिक और ज्यादा बन पाएंगी और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन से बन पाएंगी। टेक्नोलॉजी समझ में आ गया। नेक्स्ट और क्या पॉइंट है बेटा, एक और पॉइंट यहाँ पे वही है। अब बस यहाँ पे एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हो गई है किसकी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई। दोनों में से किसी अगर एक एक की गुड की भी अगर क्या हो जाती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बेटा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ना, तो कम से कम रिसोर्सेज में आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई विद द सेम रिसोर्सेज। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड रोटेट। तो पीपीसी रोटेट होगा as shown in figure 6 फ्रॉम above। ये वाला देख लो। तो अब यहाँ पे किसकी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया बेटा, वाई की टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो गया। तो अब देखो आप यहाँ पे से ये आया 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 और ये देखो ये बढ़ गया। ये बढ़ क्यों गया, इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो वाई की जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड हो चुकी है। यानी कि अब उतने ही रिसोर्सेज में, किसमें, अब उतने ही रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, अब उतने ही रिसोर्सेज में ये जो वाई है आप इसकी प्रोडक्शन कैसी कर सकते हो बेटा, ज्यादा कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ती है, सॉरी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, तो कम से कम रिसोर्सेज में अपन ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। इस वाले केस में दोनों का क्या हो गया बेटा, दोनों की टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है, इंप्रूव हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। Efficient technology for the production of both goods X and Y would mean greater production of both good X and Y with the same resources। अगर दोनों की प्रोडक्शन इंप्रूव, सॉरी अगर दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है,
तो उससे क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों जो गुड्स हैं उनमें जो लगने वाले रिसोर्सेज हैं उनको अपन कम से कम लगा के क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपका पीपीसी कर्व है देखो वो क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है पूरा का पूरा राइटवर्ड साइड। तो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने के वजह से भी आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दोनों गुड्स की या दोनों में से कोई एक गुड्स की क्या हो सकती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड शिफ्ट टू द राइट अस शोन इन द फिगर 7, है ना, आ गया होगा समझ में। चलो नेक्स्ट पे आ जाते बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ना बेटा, वो किनको दिखाता है, अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को दिखाता है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस। तो फिगर शोज दैट इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट यू कैन प्रोड्यूस 6 टन्स ऑफ व्हीट corresponding to the point D. On the other hand, if all the resources are used in the production of cloth you can produce 12 bales of clothes corresponding to the point A। यानी कि ये आपको बता देता है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब अगर आप पूरे के पूरे रिसोर्सेज अगर किसी एक रिसोर्सेज में लगाते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज क्या प्रोड्यूस करने में लगा दिए, वीट प्रोड्यूस करने में लगा दिए, तो आप 6 टन क्या बना पाओगे बेटा, या उगा पाओगे, वीट उगा पाओगे। लेकिन अगर वही सारे के सारे रिसोर्सेज अगर आपने किसको प्रोड्यूस करने में लगा दो, क्लोथ को प्रोड्यूस करने में लगा दो, तो आप 12 वेल्व्स ऑफ क्लोथ, यानी वो गट्ठे होते हैं, वो कपड़ा उसमें आता है ना पूरा, धान बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो, ठीक है, तो उसमें लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये व्हाट टू प्रोड्यूस बता देता है। नेक्स्ट क्या बताता है बेटा, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या बता देता है, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सबको पता है भाई हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है, कि भाई टेक्निक है ना, पहले भी पढ़ाया था मैंने। हाउ टू प्रोड्यूस में देखना होता है टेक्निक, कि भाई कौन सी टेक्निक से अपन क्या करें, प्रोडक्शन करें। चलो आ जाओ, तो देखो द फिगर शोज हाउ एन इकोनॉमी chooses a technique that enables optimum use of the available factors of production. As is evident, point E is very much inside the production possibility curve PP. It shows that the use of inefficient technique. तो आपका PPC कर्व बेटा ये भी बताता है कि भाई आपको कौन से, मतलब कितनी कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप पॉइंट E लोगे, पॉइंट E बेटा PPC कर्व के अंदर है, पीपीसी कर्व के अंदर है, मतलब आप जो रिसोर्सेज है ना उसका आप क्या नहीं कर रहे बेटा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो। देखो आई बात समझ में कि नहीं आई। तो पॉइंट ई तो अपन को क्या नहीं करना है बेटा, चॉइस नहीं करना। क्या नहीं करना, पॉइंट ई चॉइस नहीं करना। इफ एफिशिएंट टेक्निक, क्या, if efficient technique is used there will be more production of one commodity without sacrificing the production of the other as shown by the point A and C, or there will be more production of both the commodities as shown by the point B in relation to point E। ठीक है, अगर आप क्या करो, अगर आप एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ठीक है, अगर आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो तो आप दोनों गुड्स को कैसे बना सकते हो, या दोनों में से किसी एक गुड्स की आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो बिना दूसरे गुड्स को क्या करे बेटा, सेक्रीफाइस करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन इसमें एक और चीज भी है, अगर आप और अच्छा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करो रिसोर्सेस का तो आप दोनों गुड्स कैसे बना सकते हो, बराबर भी बना सकते हो, जैसे कि पॉइंट बी। ठीक है, इस पॉइंट को अपन फिर से देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जरा, इधर से आओ, इस पॉइंट को फिर से देख लो, थोड़ा सा आपको शायद लगेगा, इधर आओ, यहाँ पे देखते हैं। इफ एफिशिएंट टेक्निक इज यूज्ड देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी विदाउट सेक्रीफाइसिंग द प्रोडक्शन ऑफ द अदर। मतलब अगर अपन एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ना बेटा, तो दोनों जो कमोडिटी हैं उन दोनों कमोडिटी में से किसी एक कमोडिटी की आप ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे बिना दूसरे कमोडिटी की क्या करे बेटा, सेक्रीफाइस किए, as shown by the point A और C, और there will be more production of both the commodities as shown by the point B। समझ में आ गया कि नहीं। मतलब कि अगर आप एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करोगे या तो दोनों में से कोई एक गुड अच्छा बनेगा बिना किसी दूसरे गुड को सेक्रीफाइस किए, या दोनों ही गुड्स को आप इक्वली या ऑलमोस्ट बराबर आप दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कर पाओगे, प्रोड्यूस कर पाओगे। ठीक है, चलो
अब नेक्स्ट कौन सी प्रॉब्लम बता देता है भाई, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। सो फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम skewed or unequal distribution of income in the favor of richer section of the society would generate more surplus for further investment, है कि नहीं। accordingly PPC would shift to the right but poorer sections of the society would suffer deprivations, figure 10 illustrate this point। अब बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपका पीपीसी बेटा ये बताता है फॉर होम टू प्रोड्यूस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया बेटा, ये प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। किसका है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का। क्योंकि जब भी प्रोड्यूस किया जाता है तो ज्यादातर बेटा किन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, रिचर सेक्शंस के लिए। पता है क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वो उसका पैसा दे पाते हैं, उससे लोग मतलब जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या कर पाते हैं, उसमें प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्क्यूड distribution of income in the favor of richer section of the society would generate more surplus for further investment। ठीक है, तो जो अमीर होते हैं ना बेटा, वो क्या करते हैं बेटा, वो ज्यादातर ना उनकी इनकम बढ़ती है रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की। ठीक है, वो क्या जनरेट करते हैं, उससे सरप्लस जनरेट करते हैं और फिर उससे क्या होता है, और प्रोडक्शन होता है। ये किसमें दे रखा है भाई, इसमें दे रखा है अकॉर्डिंगली पीपीसी वुड शिफ्ट टू राइट बट पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वुड सफर। लेकिन इसके वजह से किनको सफर होना पड़ता है, इसके वजह से जो आपकी गरीब जनता होती है, जो पुअर सोसाइटी, जो पुअर लोग होते हैं सोसाइटी में, उन्हें क्या करना होता है बेटा, सफर करना होता है। अगर आप देखेंगे तो कम से कम मतलब जो अमीर लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है, वो गिनती में कम है बेटा, लेकिन उन्होंने अपने देश की कम से कम 30 से 40% के आसपास जो वेल्थ है वो उन अमीरों के पास में है। समझ में आ गया कि नहीं। और बाकी की कितनी, मान लो 50% या 60% जो वेल्थ है वो इतने सारे करोड़ों लोगों में बटी हुई है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखो जरा, इसमें देखते हैं अपन, ये हो गया वीट और ये क्या हो गया, क्लोथ हो गया। पीपीसी इंडिकेट्स हायर level of potential output when savings and investments are high because distribution of income is in the favor of the rich। ठीक है, PPC indicates lower of potential output when savings and investment are low because the distribution of income is in the favor of the poor। देखो बेटा क्या होता है ना, जब इनकम किसके पास आती है, रिच के पास में आती है ना, तो रिच उसे क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और इन्वेस्ट, देखो पैसे से क्या आता है बेटा, पैसा आता है। ठीक है, PPC indicates higher level of potential output when saving and investments are high। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन द फेवर ऑफ द रिच। क्योंकि है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो किसके फेवर में बेटा, रिच के फेवर में। रिच के पास जब पैसा आता है ना बेटा, उसके पास ऑलरेडी सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या करता है, उसके पास जो भी पैसा आ रहा होता है वो सब पैसा क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने की वजह से क्या होता है, इंडिकेट्स हायर पोटेंशियल ऑफ आउटपुट। लेकिन जब यही पैसा किसके पास जाता है बेटा, गरीब के पास, पीपीसी। PPC indicates lower potential of output when saving and investments are low because distribution of income is in the favor of poor। जब है ना यही इनकम किसके पास जाती है, गरीबों के पास जाती है ना, तो गरीब ज्यादातर क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। क्या कर लेता है, कंज्यूम, खाने पीने और उसमें उड़ा देता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता। समझ में आया, क्लियर है। तो ये रीजन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और अगर नहीं आया हो समझ में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। चलो, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो एनी पॉइंट ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये अपन पढ़ चुके हैं, corresponds to the fuller as well as the efficient utilization of resources। it shows the potential level of output। इस पे से आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट आप चूज कर लो। ये जो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इस पे क्या हो रहा है बेटा, फुलर एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है किसका, रिसोर्सेज का। यानी कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो और दोनों जो कॉम्बिनेशन है गुड्स के, आप उन्हें क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट क्या है, potential level of output refers to the maximum level of output which can be produced with the given resources and the technology। ठीक है, ये आपकी फुल पोटेंशियल है बेटा। यहाँ पे अगर आप कोई सा भी पॉइंट चूज करोगे मतलब आप फुल पोटेंशियल में क्या कर रहे हो, दोनों गुड्स के क्या कर रहे हो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर रहे हो। एनी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व AD आपको पता है, सच एज पॉइंट FG corresponds to underutilization or inefficient utilization of
रिसोर्सेज। ये भी मैं आपको बता चुका, ये जो F हो गया, ये जो G हो गया, अगर आप इनमें से कोई सा कॉम्बिनेशन आप क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब जो भी रिसोर्सेज हैं आप उनको क्या नहीं कर रहे हो, अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। दैट शोज द एक्चुअल ऑफ आउटपुट इज लेस देन द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि आपकी जो पोटेंशियल है वो कैसी है, ज्यादा है। मतलब आप ज्यादा क्या कर सकते हो, इधर देखो, अगर आप ये वाला पॉइंट चूज कर रहे हो बेटा, तो अगर आप जी पॉइंट चूज कर रहे हो, ये देखो जी पॉइंट, मतलब आप यहीं तक कर रहे हो प्रोडक्शन। चलो अगर इसको मैं पूरा यहां से लेके यहां भी बना दूं, मतलब ये जो आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है, आप उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हो बेटा। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो रिसोर्सेस का। ठीक है, चलो आगे आते हैं। आगे क्या है बेटा, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द इकोनॉमी जनरेट्स more resources. If more resources are generated, the level of production will increase as represented by the shift in the production possibility curve A, B to C, D. So rightward shift in the production possibility curve shows increased availability of resources. CD shows different possible combinations of wheat and cloth corresponding to the higher level of output than production possibility curve. तो बेटा अगर आपके इकोनॉमी में क्या बढ़ जाते हैं, रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, ये पॉइंट भी अपन ने अभी देख लिया था कि अगर इकोनॉमी में आपके क्या बढ़ जाते हैं, अगर रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो उससे भी क्या होती है बेटा, आपकी जो प्रोडक्शन होती है या जो आपकी ये प्रोडक्शन होती है दोनों गुड्स की, आप उन्हें क्या कर सकते हो बेटा, बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास क्या ज़्यादा आ गए, रिसोर्सेज ज़्यादा आ गए। तो अब ये आपके पहले इनिशियल रिसोर्सेज थे, अब आपके रिसोर्सेज बढ़ गए, ग्रो कर गए आपके रिसोर्सेज, तो अब आप क्या कर सकते हो, दोनों जो भी गुड्स आप पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना रहे थे, अब आप और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्या आ गए बेटा, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आ गए तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा कौन सी तरफ, राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो आगे चलते हैं, सॉरी आ जाओ भाई, आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है अपने को, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो आपको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है बेटा अवसर। क्या होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, यानी कि अवसर कीमत हो गई कि नहीं हो गई, है ना। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो कि आपके पास बेटा 300 रुपीज है। कितने रुपीज है आपके पास, 300 रुपीज है। ठीक है, अब आप इस 300 रुपीज से बेटा आप सिर्फ दो चीजें कर सकते हो। कितनी चीजें कर सकते हो, दो। एक, या तो आप मूवी देख लो, ठीक है, या तो आप एक बुक खरीद लो जिसमें से पूरा आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, सीबीएसई ने खुद बोला है कि ये बुक हैगी और इसी बुक में से क्या आएगा बेटा, पेपर आएगा। ठीक है ना। तो अब आपने क्या चूज करोगे, मूवी चूज करोगे या बुक चूज करोगे। देखो ईमानदारी से बताऊं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिर भी क्या चूज करेंगे, मूवी चूज करेंगे। अरे सर हम तो मूवी देखने जाएंगे, है कि नहीं, पढ़ लेंगे, है ना। चलो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो क्या चूज करेंगे, बुक चूज करेंगे, है ना। लेकिन अपन चलो ठीक है, ये मान लेते हैं कि आपने बेटा क्या चूज करी, आपने मूवी चूज करी। अब वो 300 रुपीज आपने किस में लगा दिए, मूवी देखने में लगा दिए। तो बेटा यहाँ पे बुक की कॉस्ट ने, किसकी कॉस्ट ने, बुक की कॉस्ट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी क्या देखने की, मूवी देखने की एक तरह से। तो इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हेन यू फॉरगॉन नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इस 300 रुपए के साथ आपके पास दो अल्टरनेटिव थे, तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था उसको जाने देना। ठीक है, तो यहाँ पे उस 300 रुपए से आप दो चीज कर सकते थे, या तो आप मूवी देख सकते थे और या तो आप वो बुक खरीद सकते थे। तो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव वो क्या हो जाती है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है। मतलब कि द बुक की कॉस्ट ने आपको अपॉर्चुनिटी दी क्या देखने की, मूवी देखने की। तो द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये था आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ये आपका पहला था, ये आपका पहला अल्टरनेटिव था, ये आपका दूसरा अल्टरनेटिव था। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये गया। ठीक है, एक ही चूज कर सकते थे ना आप, वही प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेस, इसे बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो आ जाओ पढ़ के देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। ए फैक्टर may have more than two uses. In any such situation,
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज टू बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट यूज ओनली। समझ में आया? तो जैसे कि आपके पास जो 300 रुपए थे, तो 300 रुपए से आपके पास में सिर्फ दो चॉइसेस थी, एक थी मूवी देखने की, दूसरी थी बुक खरीदने की। तो आपकी जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन वो गया, तो वो आपकी क्या हो गई बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। यानी द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द बुक वाज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू सी द मूवी और वॉच द मूवी। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, मूवी देखने के लिए आपको किसका सैक्रिफाइस करना पड़ा? बुक का सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो वो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो उसने आपको अपॉर्चुनिटी दी क्या देखने की? मूवी देखने की। ठीक है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ द फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट, जो नेक्स्ट बेस्ट होता है या सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज होता है। तो आपके लिए सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज उस 300 रुपए का क्या था बेटा? बुक था। तो ये बुक की जो कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट को आप क्या बोलोगे बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ए फैक्टर में हैव मोर देन 2 यूजर्स। देखो, और 2 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या ज्यादा हो सकते हैं बेटा? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? जैसे कि ये 300 रुपीज है। ठीक है, अब आप इन 300 रुपीज से आप क्या क्या कर सकते हो? अपन 2 से ज्यादा कर लेते हैं। एक मूवी, ठीक है, दूसरा वो बुक थी, ठीक है, तीसरा हो गया गेमिंग। है ना? ठीक है, बस ये समझाने के लिए ले रहा हूं मैं। अब यहाँ पे 3 आपके पास में अल्टरनेटिव हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। अब इस 3 में से बेटा, अब आप मान के चलो कि भाई आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आपको सबसे ज्यादा पसंद है मूवी देखना। क्या पसंद है? मूवी देखना। उसके बाद आपको क्या पसंद है? गेम्स खेलना। उसके बाद आपको क्या पसंद है? पढ़ाई फिर आपको पसंद है। ठीक है, अपन ने बस एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है। अब जरा यहाँ पे देखो, तो आपका फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पे ये है और थर्ड पे ये है। ठीक है, आपने किसको चूज करा बेटा? आपने मूवी देखना चूज किया। आपने क्या चूज किया? मूवी देखना चूज किया। तो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था आपके हिसाब से? आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? गेमिंग। तो फिर ये हो जाएगा। अगर 2 से ज्यादा यूजर्स हैं तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था आपके लिए, कि अगर आप मूवी नहीं जा पाते तो आप क्या क्या खेलने जाते? आप गेमिंग खेलने जाते। तो ये हो गई अब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, क्या बोलते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है। उस एग्जाम्पल में बेटा यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेस क्या प्रोड्यूस करने में लगा दूं, यहाँ पे 2 यूजर्स हैं, यूज 1 यूज 2। ठीक है, या अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको कि फार्मर है। कौन है बेटा? सॉरी, फार्मर है। ठीक है, अब जो फार्मर है ना, फार्मर अपनी जमीन के 2 यूज कर सकते हैं, यूज 1 और यूज 2। ठीक है, अब तुम खुद ही बताना, तुम खुद भी वही चूज करोगे। अगर वो ये पहली वाली फसल लगाते हैं तो उनको 10,000 का फायदा होगा, और दूसरी वाली फसल लगाते हैं तो 12,000 का फायदा होगा। तुम खुद बताओ कौन सी वाली चूज करेंगे? ये वाली ना। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? ये। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 10,000 रुपीज या 10,000 जो रुपए हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कितने? 1,000 रुपए कमाने की, एक तरह से 12,000 रुपए कमाने की। तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन है उसे क्या बोला जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। आ जाओ और अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पीडीएफ ही खत्म हो गई है। चलो ठीक है, तो आई थिंक टाइम भी हो ही गया है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से सीखेंगे, है ना। इसको मैं और आपको डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए इतना काफ़ी है, जितना पढ़ाया है, जितने मैंने आपको पीपीसी कर्व और उसके बारे में अच्छे से समझाया है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।